नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों ने नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाया है। लश्कर के कैंप में नरेंद्र मोदी का ऑडियो सुनाया गया है। लश्कर के अड्डे में प्रोजेक्टर लगाया गया है। स्क्रीन पर मोदी की तस्वीरों को दिखाया गया है। रिपीट मोड में चलाया गया। लश्कर-ए-तैयबा ने अपने आतंकवादियों को तैयार रहने के लिए कहा है। ये कैंप पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में लगाया गया है। अब लश्कर अपने कैंप को लाहौर से शिफ्ट करके सिंध के हैदराबाद ले गया है। वहां पर आतंकवादियों की मॉक ड्रिल हो रही है। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर से वीडियो निकाल कर लाया गया है, जिससे पता चलता है कि 30 से 40 लश्कर के आतंकियों को 2 कमरे में बिठाया गया। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को बार बार दिखाया जाना। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है। 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब आतंकवादियों का ठिकाना उड़ाया जाएगा। आतंकवादी कहीं भी दिखेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकवादी दिख गए हैं और पाकिस्तान को साफ पता लग गया है कि इस बार मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर में आतंकियों के बीच मोदी का वीडियो क्यों चल रहा है? लश्कर के आतंकी कुर्सी लगाकर, स्क्रीन लगाकर, प्रोजेक्टर लगाकर रिपीट मोड में मोदी का वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या लश्कर को अंदाजा लग गया है मोदी कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं? लश्कर के टॉप कमांडर को अपनी जान जाने का डर क्यों सता रहा है? हाफिज सईद का राइट हैंड अमीर हमजा कैमरे पर आकर क्यों रो रहा है? मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। लश्कर के कैंप में मोदी की अगली स्ट्राइक का डर साफ दिख रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पॉज में आने के 47 दिन बाद एलओसी के उस पार बहुत जल्द कुछ होने वाला है? लश्कर के आतंकियों ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में लश्कर के अड्डों पर सायरन बजने लगे हैं। इंडोर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी वाली तस्वीरें आने लगी हैं। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बीच कैसे बचना है, कैसे जमीन पर लेटना है, कैसे घायल आतंकी को फर्स्ट एड देना है, सबकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है। हिंदुस्तान के अगले अटैक का खौफ ऐसा है कि लश्कर के आतंकी बंद कमरों में मोदी का स्पीच सुन रहे हैं। कुर्सी लगाकर, उस पर आतंकियों को बिठाकर, टेबल पर प्रोजेक्टर लगाकर, स्क्रीन पर मोदी का वीडियो चलाकर, आतंकियों के हाथ में कागज पेन पकड़ाकर कुछ नोट कराया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसका हिंट खुद लश्कर के आतंकवादियों ने दे दिया है। जिहाद वाला टेप फिर से ऑन कर दिया है। सब कुछ हाफिज सईद और मुनीर के इशारों पर हो रहा है। मुनीर की फौज और लश्कर के आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के 47 दिन बाद एक नए जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। यह हाफिज और मुनीर का जॉइंट ऑपरेशन है, जिस पर अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बस कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी फौज के DGISPR ने एक बयान दिया है। कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट के पास जिहाद डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है। इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद और जिहाद का सारा कॉल मुनीर और उसकी आर्मी लेती है। फिर लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे टेररिस्ट ग्रुप को एक्टिवेट करती है। और अब इस गठजोड़ पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाला कोई और नहीं, लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल विंग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का लीडर या कहें कि आतंकवादी फैसल नदीम है, जिसने पहली बार कैमरे पे आकर कबूला है कि लश्कर और जमात-उद-दावा के बैन होने के बाद पाकिस्तानी फौज के इशारों पर ही हाफिज सईद ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बनाई। ये आतंकवादी तो बाकायदा ये तक कह रहा है कि मुनीर जो जो ऑर्डर देता है PMML हर वो काम करती है। यानी अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि लश्कर के आतंकवादियों को मुनीर की फुल बैकिंग है। बैकिंग भी ऐसी वैसी नहीं।
लश्कर के आतंकी पाकिस्तान में जहां जहां से ऑपरेट करते हैं, वहां वहां के एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी ये सब लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। और ये बात भी इस फैसल नदीम ने कैमरे पर कही है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी थीं, जब लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी और टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में फातिहा पढ़ रहा था और पीछे पाकिस्तानी आर्मी सिर झुकाए खड़ी थी। और अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को डिफेंड करने के लिए लश्कर ए तैयबा ने अब अपने एक दूसरे आतंकवादी को काम पर लगा दिया है और उस आतंकवादी का नाम है मुजम्मिल हाशमी, जो यूनाइटेड नेशन से प्रतिबंधित लश्कर का आतंकवादी है और इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के पॉडकास्ट में छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया एक आतंकवादी को गेस्ट बनाकर स्टूडियो में बुला रही है और लश्कर के फेवर में माहौल बना रही है। लश्कर का जो आतंकवादी मुजम्मिल हाशमी पाकिस्तानी मीडिया के पॉडकास्ट में बैठकर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को मिडिल क्लास पॉलिटिशियन बता रहा है, वही मुजम्मिल हाशमी हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के गुजरांवाला में खड़े होकर भारत को धमकी दे रहा था, मोदी को धमकी दे रहा था। और अब मुनीर और लश्कर ए तैयबा के नए प्लान के मुताबिक जिहाद की फैक्ट्री को कुछ दिनों के गैप के बाद एक बार फिर से खोल दिया गया है। लश्कर के अड्डों में मोदी की स्पीच को सुनना और देखना, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुनीर कुछ तो प्लान बना रहा है और इस प्लान का खुलासा खुद लश्कर के आतंकी ने गलती से कैमरे पर कर डाला है। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी इन दिनों खुल्लम खुल्ला जिहाद की बात कर रहे हैं। हर दूसरे दिन रैलियां कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं। लश्कर के आतंकियों की ऐसी मीटिंग्स जब बंद कमरे के बाहर होती हैं, तो उसके अलग अलग एंगल से वीडियो बनते हैं। किसी वीडियो में आतंकियों को वर्जिश करते दिखाया जाता है, कहीं कैमरा ऑपरेट करते दिखाया जाता है, कहीं स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाया जाता है। और बंद कमरे में जब आतंकियों से मॉक ड्रिल कराई जाती है, हिंदुस्तान के हमले से बचने का तरीका बताया जाता है, तो देख लीजिए क्या क्या सिखाया जाता है। सबूत नंबर 1, घायल आतंकवादी को रेस्क्यू कैसे करना है। पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग अभी से दी जा रही है। 2 आतंकी कुर्सी पर बैठे हैं, तीसरा जमीन पर लेटा पड़ा है और चौथा बचाने वाले के रोल में है और स्क्रीन पर रेस्क्यू लिखा है। अब सबूत नंबर 2 देखिए। स्क्रीन पर हिंदुस्तानी मिसाइल की स्ट्राइक के बाद जब आग लगे, उस हालात में क्या क्या करना है, पानी, फोम, ड्राई केमिकल, कब क्या इस्तेमाल करना है, सब सिखाया जा रहा है। सबूत नंबर 3 देखिए। लश्कर के आतंकियों को मोटिवेट करने के लिए स्क्रीन पर बाकायदा DGISPR का वीडियो चलाया जाता है, ऑडियो सुनाया जाता है। सबूत नंबर 4 और 5 देखिए। लश्कर के टेररिस्ट को भारत पर हमले में इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी टैंक, तोप, गोले और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के वीडियो दिखाकर आगे का प्लान बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला फ्रेम तो ये है, पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर के अड्डे के भीतर रिकॉर्ड किए गए 1.25 मिनट के इस वीडियो में बाकायदा नरेंद्र मोदी का वीडियो चलाकर आतंकियों को दिखाया गया, मोदी का ऑडियो सुनाया गया। यानी लश्कर यह मानकर बैठा है कि भारत की अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त हो सकती है। ऊपर से पाकिस्तान की फौज कबूल कर चुकी है कि जिहाद का कॉल लेने की अथॉरिटी पाकिस्तान में सिर्फ उसी के पास है। और अब तो लश्कर के आतंकियों ने खुद ही मान लिया है कि लश्कर को पाकिस्तान की फौज का फुल सपोर्ट है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने खुद भारत को अगली स्ट्राइक का इनविटेशन दे दिया है। मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि अब भारत पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों को अलग अलग करके नहीं देखेगा, दोनों पर एक साथ हमला करेगा। और इसका डर पाकिस्तान में अभी से दिखने लगा है, क्योंकि पहलगाम हमले में
पाकिस्तान और लश्कर का कनेक्शन अब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है। अब मामला और आगे बढ़ेगा क्योंकि कैमरे पर पहली बार लश्कर के अड्डे के भीतर मोदी की तस्वीर दिखाई गई है। मोदी का ऑडियो सुनाया गया है। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर जो प्लान बना रहा है उस प्लान की एक एक डिटेल यकीनन मोदी के पास आ चुकी होगी और मोदी की अगली स्ट्राइक का डर रह रहकर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर बंद कमरों में यही चर्चा हो रही है कि मोदी हमला करने ही वाले हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का डर 47 दिनों बाद भी सता रहा है। पाकिस्तान न बहावलपुर में मसूद के आतंकियों की कब्र भूल पाया है, न मुरीदके में लश्कर की तबाही भूल पाया है और इस बात की पूरी गारंटी है कि एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकियों की कब्रें ऐसे ही नजर आएं। और इस फियर का डेमो लश्कर तैयबा के कैंप में भी दिख रहा है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी दिख रहा है। 41 साल बाद हिंदुस्तानी अंतरिक्ष यात्रा पर निकला है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष में धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। शुभांशु की इस स्पेस जर्नी में अगले 20.5 घंटे बेहद क्रूशियल हैं। कल शाम 4:30 बजे शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टच करेगा। तब तक पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है। शुभांशु की स्पेस यात्रा में अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। स्पेसक्राफ्ट अपने तय रूट पर आगे बढ़ रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम से शुभांशु शुक्ला अपने मिशन पर जुट जाएंगे। अगले 14 दिन तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। अगले 336 घंटे तक वो रिसर्च करेंगे। इन घंटों में क्या होगा, शुभांशु शुक्ला क्या ढूंढने के लिए निकले हैं, मिशन में क्या चैलेंज हैं, शुभांशु की स्पेस जर्नी की हर डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। 41 साल इंतजार के बाद ये हिंदुस्तान के सपनों की उड़ान है। A new chapter in space takes flight. मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 41 साल बाद ये अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का जय घोष है। नाम है शुभांशु शुक्ला, जो कंधे पर तिरंगा सजाकर इतिहास रचने अंतरिक्ष में दस्तक दे चुके हैं। दोपहर 12 बजे शुभांशु ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की उड़ान भरी। 28.5 घंटे के सफर के बाद 26 जून 4:30 पर वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS से जुड़ जाएंगे। 26 जून की शाम 4:30 बजे ड्रैगन कैप्सूल की डॉकिंग होगी और जैसे ही शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना पहला कदम रखेंगे, वो ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष पहुंचने वाले दूसरे भारतीय वो आज ही बन चुके हैं और हर हिंदुस्तानी को अपना संदेश भेज चुके हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ अमेरिकी मिशन कमांडर पैगी विटसन
पोलैंड के मिशन स्पेशलिस्ट स्लावोज ओजनास्की, हंगरी के मिशन स्पेशलिस्ट टिबोर कापू भी इस मिशन पर गए हैं। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम अगले 14 दिन तक स्पेस में रहेगी, रिसर्च करेगी। अगले 336 घंटे शुभांशु स्पेस में कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस मिशन से इंडिया को क्या हासिल होगा, इस मिशन पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये जान लीजिए। एक्सियम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन से ये हो रहा है। शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। इस कैप्सूल में कुल 4 सीट है। हर सीट की कॉस्ट करीब $55 मिलियन है। भारत ने इस स्पेस मिशन पर कुल 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रकम इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इक्विपमेंट्स, शुभांशु की ट्रेनिंग और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग पर खर्च की गई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। 26 जून को जब इस स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग होगी तब आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स की संख्या 11 हो जाएगी। ये सभी मिलकर अपने अपने रिसर्च करेंगे। इस दौरान शुभांशु के खाने रहने का क्या इंतजाम होगा, ये भी जान लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जिसकी लंबाई 109 मीटर है। ये बकिंघम पैलेस से भी ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम, 1 जिम और कई लैब्स बनी हुई हैं। शुभांशु और उनकी टीम इसी स्पेस सेंटर में रहकर अगले 14 दिन तक कुल 60 रिसर्च करेगी, जिसमें इसरो के 7 रिसर्च भी शामिल हैं। इन रिसर्च के लिए और स्पेस में रहने के लिए शुभांशु को कई साल तक ट्रेनिंग दी गई है। अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में सरवाइव करना सिखाया गया है। शुभांशु इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा के उड़ान का अनुभव है। सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान वो उड़ा चुके हैं। साल 2019 में इंडिया के गगनयान मिशन के लिए उनका चयन किया गया। 2019 से 2021 के बीच रूस के गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में उनकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद शुभांशु ने इंडिया लौटकर बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी ट्रेनिंग ली है। All the 4 are now circling the Earth in their Crew Dragon spacecraft. Tomorrow, after about another 28 hours, roughly, tomorrow evening, they are going to meet the International Space Station in orbit. Meeting something in orbit is not easy. It will take hours or even sometimes days. So it takes 28 hours, they said. So they have planned it very well. So they are going to dock with it. That once they approach, that is, they meet it in orbit, International Space Station, and Crew Dragon spacecraft in which Shubhanshu Shukla is there, it is going to attach itself to International Space Station. They call it as docking. Then these 4 astronauts, Shubhanshu Shukla and 3 of his colleagues, will enter the International Space Station. Already 7 people are leaving. Totally 11 will be there from tomorrow onwards. And for about 2 weeks, these 4 will live in the International Space Station. Living in space is not easy because our bodies are adjusted to the way in which we live on the ground. स्पेस में रहना, स्पेस में रिसर्च करना, बात करना आसान नहीं होता है। अंतरिक्ष में परिस्थिति धरती से कई गुना कठिन होती है। माइक्रो ग्रेविटी में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। खाने पीने से लेकर खुद को फिट रखने तक के लिए बड़ा स्ट्रगल करना होता है। शुभांशु को ये सिचुएशन हैंडल करनी होगी। अंतरिक्ष में रहने पर मसल्स, बोन्स में कमजोरी आ जाती है, देखने में भी समस्या होने लगती है। एस्ट्रोनॉट के लिए पहला चैलेंज खुद को फिट रखना होता है। इसके लिए हर दिन शुभांशु को 8 घंटे की नींद लेनी होगी। इसके अलावा 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करनी होगी। स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है। यहाँ हर चीज हवा में तैरने लगती है। खाने की चीजों से लेकर पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए शुभांशु को खास तौर तरीके अपनाने होंगे। माइक्रो ग्रेविटी की वजह से स्पेस स्टेशन में ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं होता। इसके लिए खुली जगह में सोया तक नहीं जा सकता।
अंतरिक्ष में सोने के लिए ISS पर खास 6 स्लीपिंग बेड्स बनाए गए हैं। शुभांशु को इन्हीं में से एक में सोना होगा। इन स्लीपिंग बेड्स में शुभांशु को खुद को बांधकर नींद लेनी होगी। स्लीपिंग बेड पर जाने के दौरान शुभांशु को इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करने की इजाजत होगी। स्पेस की सिचुएशन धरती से बिल्कुल अलग होती है। वहां पर मनपसंद खाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज पकाने से पहले हवा में उड़ जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शुभांशु अपने साथ खाने के लिए गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम का रस लेकर गए हैं। वो खाने की ये चीजें अपने साथियों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका, जापान और रूस ने हेल्दी प्रोडक्ट्स से भरे कंटेनर स्पेस स्टेशन में रखे हुए हैं। इनमें 300 से ज्यादा कैटेगरी के रेडी टू ईट वेज और नॉन वेज फूड होते हैं, जिन्हें ओवन में गर्म करके खाना होता है। शुभांशु को 14 दिन तक ये पैक्ड फूड खाना होगा। स्पेस स्टेशन में सब कुछ हवा में उड़ता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहाना, पानी पीना, लिखना पढ़ना तक बड़ा चैलेंज होता है। पानी भी वाटर बैग से बाहर निकालते ही बबल बनकर हवा में उड़ने लगता है। शुभांशु को हर चीज स्पेस स्टेशन की दीवारों पर पिन से फिक्स करके रखनी होगी। पानी जैसी कीमती चीज को ट्यूब जैसे वाटर बैग में भरकर रखना होगा। स्पेस स्टेशन में धरती की तरह नल खोलने पर पानी नीचे नहीं गिरता, किसी भी दिशा में तैरने लगता है। इसलिए यहाँ बाथटब, शावर या वाटर स्टैंड लगे नहीं होते। एस्ट्रोनॉट्स नहाने की जगह अपना शरीर गीले तौलिए से पोंछते हैं। बाल धोने के लिए पानी के बिना काम करने वाला शैम्पू लगाते हैं। चेहरा गीले वाइप या लिक्विड सोप से साफ करते हैं। स्पेस स्टेशन पर पानी और ऑक्सीजन भी स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती से मंगवाई जाती है। ऑक्सीजन को प्रेशराइज्ड टैंक में जमा किया जाता है। पीने का 80% पानी रिसाइकिल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के पसीने और यूरिन को रिसाइकिल कर यूज किया जाता है। शुभांशु को स्पेस स्टेशन पर रोजाना 8 घंटे की नींद लेनी होगी। इसके अलावा वो बाकी 16 घंटे रिसर्च और अपनी दिनचर्या पर खर्च करेंगे। इसरो ने उन्हें कई इंपॉर्टेंट टास्क सौंपे हुए हैं। शुभांशु 14 दिन तक माइक्रोग्रेविटी से हेल्थ पर होने वाले इम्पैक्ट की स्टडी करेंगे। माइक्रोग्रेविटी के अंदर पानी में पाए जाने वाले शैवाल की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाएगा। 14 दिन तक साइनोबैक्टीरिया में होने वाले बदलाव पर स्टडी होगी। इंसान की हड्डी और मसल्स पर माइक्रोग्रेविटी के इम्पैक्ट पर डिटेल रिसर्च भी होगी। शुभांशु के साथ 6 अलग अलग बीज भी भेजे गए हैं। इन्हें स्पेस में उगाया जाएगा। इन बीजों के अंकुरण से लेकर पौधे निकलने और ग्रोथ पर रिसर्च भी की जाएगी। शुभांशु की इस रिसर्च और मिशन पर पूरे इंडिया की नजर है, क्योंकि इस मिशन की सफलता से सीधे भारत के मोस्ट अवेटेड गगनयान जुड़ा हुआ है। शुभांशु गगनयान मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की टीम में भी शामिल हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो विकसित भारत की तरफ हमारी उड़ान है, उसकी शुरुआत अंतरिक्ष के माध्यम से हुई है। और ये इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ एक वर्षों में जिस प्रकार से अनेकों प्रशासनिक सुधार स्पेस पॉलिसी में लाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उससे हमारा रिसोर्स पूल भी बढ़ा, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा दुनिया भर के आगे प्रदर्शित करने का अवसर रहा, जिसका परिणाम ये था कि अमेरिका से ये पेशकश आई कि हमारे यहाँ से एक एस्ट्रोनॉट उनके हमरा जाए। और सबसे अधिक प्रमुख भूमिका भी उन्हीं की रहने वाली है, शुभांशु। कुछ दिन पहले भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी स्पेस स्टेशन गई थीं, लेकिन वो वहां जाकर फंस गईं। कई महीने तक उन्हें वापस नहीं लाया जा सका था। इसलिए शुभांशु के मिशन को लेकर हर हिंदुस्तानी की धड़कन बढ़ी हुई है। धरती से स्पेस स्टेशन की दूरी 403 किलोमीटर है। इसमें 100 किलोमीटर पृथ्वी का वायुमंडल है और 303 किलोमीटर स्पेस का सफर है। जिस ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु ने सपनों की उड़ान भरी है, वो अभी तक अपने 50 मिशन पूरे कर चुका है। 40 बार से ज्यादा स्पेस स्टेशन का सफर कर चुका है। 30 बार रीफ्लाइट्स पूरी कर खुद को सबसे सेफ कैप्सूल साबित कर चुका है।